हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 9 पर हम आ चुके हैं। इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो ओनली आईएएस के पीएसआईआर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ जो भी इनके मॉडल आंसर्स के पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम के पीएसआईआर ग्रुप पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ जाकर बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। नाउ आज के जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आज हमारा क्वेश्चन बेस्ड है दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जिसके अंदर आज हम तीन मेन आइडियोलॉजी को साथ लेके चलने वाले हैं। लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। इन तीनों ही आइडियोलॉजी को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लिखने के लिए दिया गया था और उन्हीं क्वेश्चन के अप्रोच एंड एक्सप्लेनेशन को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन सेज दैट द आइडियोलॉजिकल स्टांस ऑफ लिबरलिज्म इज एम्बॉडीड इन अ कमिटमेंट टू डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स। कमेंट। ठीक है, ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसका मतलब है इसके लिए आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए कमेंट का डायरेक्टिव का सीधा सा मतलब क्या है कि सिंपली जो भी स्टेटमेंट दिया गया है आपको उसको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या है, हम स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट लिबरलिज्म के बारे में बात करता है और ये बोल रहा है कि जो लिबरलिज्म है उसके अंदर बहुत सारे डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ वैल्यूज हैं और बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स हैं। तो यही क्या क्या वैल्यू सिस्टम और क्या क्या डिफरेंट बिलीव्स ये लिबरलिज्म फॉलो करता है, यही इसी चीज को हमें इस पर्टिकुलर आंसर के अंदर प्रूव करना है। राइट, तो आई होप आप समझ गए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है लिबरलिज्म के बेसिक टेनेट्स के बारे में पूछ रहा है। सिंपल वर्ड्स में क्या फीचर्स क्या है, क्या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्या क्या रैशनल थिंकिंग जो लिबरलिज्म फॉलो करता है या फिर क्या क्या चीजें प्रमोट करता है, इन सब चीजों के बारे में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का मेन मीनिंग समझ आ गया। तो चलिए आज हम जो भी हमारा अप्रोच है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन के अंदर हम किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो उसके आप पहले सबसे पहले तो बिगर थीम को देखो। ठीक है, बिगर पर्सपेक्टिव क्या है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बिगर पर्सपेक्टिव क्या है, इट इज अबाउट लिबरलिज्म। ठीक है, मतलब लिबरलिज्म के बारे में है, इसे हिंदी में उदारवाद बोलते हैं, उदारवाद। ठीक है, तो लिबरलिज्म जो कंसेप्ट है, जो एक आइडियोलॉजी है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि लिबरलिज्म है क्या, हम बताएंगे कि लिबरलिज्म के इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, हम ये बताएंगे कि लिबरलिज्म का मेन आइडिया क्या है, किस चीज के ऊपर ये बेसिकली बेस्ड है। तो मेन आइडिया क्या है, इट इज लिबर्टी, इट इज फ्रीडम, इट इज इक्वालिटी। राइट, ये कुछ आइडियाज हैं जिसके ऊपर एक्चुअली जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा बैठा हुआ है। राइट, तो अगर आप देखोगे तो ये मेन आइडिया है लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का। इन सबको अगर आप कंबाइन करते हैं तो जो स्कूल ऑफ थॉट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अब देखिए हम इसके अंदर लिबर्टी की बात करते हैं, हम इसके अंदर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट लिबर्टी एंड इक्वालिटी किस चीज से ये लिबर्टी होती है, इक्वालिटीज का मतलब है आजादी। ठीक है, आजादी, लिबर्टी का मतलब है आजादी पाना, फ्रीडम पाना। तो किस चीज से फ्रीडम पाना, किसी भी तरीके के रिस्ट्रेंट से। रिस्ट्रेंट्स का मतलब किसी भी तरीके के बंधन से। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आपको अपने अंदर कुछ भी करने से फोर्स कर रहा है तो उस चीज से आजादी पाना उसे कहते हैं लिबर्टी। राइट, देखो अब ये जो बंधन कौन क्रिएट कर सकता है, ये स्टेट भी क्रिएट कर सकता है, ये कोई इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकता है। राइट, जैसे पहले स्लेव सिस्टम हुआ करता था, स्लेवरी सिस्टम हुआ करता था, उसके अंदर मास्टर और स्लेव का एक कंसेप्ट था। तो मास्टर माना जाता था कि जो सोसाइटी में हायर है और स्लेव लोअर है, तो मास्टर्स जो कुछ भी बोलते थे वो स्लेव को करना पड़ता था। तो स्लेवरी के लिए इनके लिए लिबर्टी क्या थी, इनके लिए लिबर्टी थी अगर वो इस मास्टर की चंगुल से आजाद हो जाए, तो मतलब यहां से अगर फ्री हो जाए तो उन्हें फ्रीडम और लिबर्टी मिलेगी। राइट, सिमिलरली अगर आप एक स्टेट की बात करेंगे, जस्ट सपोज कि एक स्टेट है जो कि एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन वर्ड जो है वो अथॉरिटी वर्ड से बना हुआ है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पूरे स्टेट के ऊपर अपनी अथॉरिटी फोर्सफुली मेंटेन करती है उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टेट। राइट, अब देखिए जब भी अथॉरिटेरियन स्टेट होता है तो क्या करते हैं, वो लोग लोगों को फोर्स करते हैं एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग को अपनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, उसे आप एक अथॉरिटेरियन स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम क्या है, यहां पर जो जो फ्रीडम आपको चाहिए वो चाहिए स्टेट से। स्टेट आपके ऊपर जो कुछ भी आपको करने के फोर्स कर रहा है उन सबसे आपको फ्रीडम चाहिए, उन सबसे आपको लिबर्टी चाहिए। तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि जो लिबर्टी और फ्रीडम का कंसेप्ट है ये रिलेटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो लिबर्टी होगी वो किसी और के लिए हो सकता है लिबर्टी ना हो। राइट, किसी और के लिए जो फ्रीडम है वो किसी और के लिए फ्रीडम ना हो। राइट, ये बहुत ही रिलेटिव कंसेप्ट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। लिबरलिज्म जो है कुछ रिलेटिव कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब चीजों के बारे में। तो आई होप आपको जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन कोर आइडिया है लिबरलिज्म का, वो आप आई होप आपको समझ आ गया। अब आपको याद होगा कि लिबरलिज्म के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है।
आई होप आपको याद होगा कि लिबरलिज्म की जो ओरिजिन थ्योरी है वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी पास्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। सो उस चीज के अंदर हम फिर से डीप में नहीं जाएंगे, आप जाकर पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर आपको लिबरलिज्म को फिर से काफी ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस किया था, वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। बट स्टिल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी तो हमें कंटेंट चाहिए, और इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उन चीजों को फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लिबरलिज्म का जो ओरिजिन था वो किस चीज के कारण हुआ था? वो हुआ था फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन के कारण। फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन के कारण। सो होता क्या है, यूरोप के अंदर जो यूरोप है, जो कॉन्टिनेंट था, वहां पर फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग था। मतलब वहां की जो सोसाइटी थी वो एक टाइप से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का सीधा सा मतलब ये है कि कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे और बाकी सर्व्स होंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है, सिंपल शब्दों में कहूं तो कोई एक जमीन का मालिक होगा और बाकी सब जो होंगे वहां पर काम करते हैं। ठीक है, वर्कर्स है। तो पॉइंट इज, इन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स बोला जाता है और इन्हें वो काम करना पड़ता है जो कुछ भी काम इनको करने को कहा जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। सो फ्यूडलिज्म जो है बहुत ही ज्यादा एक टाइप का अनइक्वल सोसाइटी को क्रिएट कर रहा था, जहां पर ये लोग काम करते थे बट इनको उतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इनको प्रॉपरली वेजेस नहीं मिलते थे, इनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं मिलते थे। ये सारे के सारे जो बेनिफिट्स थे वो सब फ्यूडल लॉर्ड्स को मिलते थे। मतलब जो ऑलरेडी रिच था वो रिच होता जा रहा था और जो पुअर था वो पुअर ही रह जा रहा था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्यूडलिज्म की। तो जब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे ब्रेक होता है, फ्यूडलिज्म ब्रेक होने के पीछे आपको याद होगा हमने पूरा रेनेसां को डिस्कस किया था कि रेनेसां किस तरीके से आता है, सोसाइटी के अंदर किस तरीके से एनलाइटनमेंट आती है, लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चलता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। राइट, तो इन सब चीजों से हट करके कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म ब्रेक होना स्टार्ट होती है। और फ्यूडलिज्म को ब्रेक करने के ऊपर सबसे बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी आती है वो है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। तो लिबरलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूडलिज्म को ब्रेक करने के लिए। और लिबरलिज्म बदले में क्या करता है, वो बोलता है कि सोसाइटी के अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ऐसे कंसेप्ट्स को प्रमोट करो। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट्स को लेकर आओ। साथ ही साथ मार्केट इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बोलता है कि एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बननी चाहिए। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का सीधा सा मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। मतलब मार्केट अपने आप को खुद ही कंट्रोल करेगा, मार्केट अपने आप को खुद ही बैलेंस आउट करेगा। जितनी डिमांड होगी उतना ही सप्लाई होगा, जितना सप्लाई होगा उतना ही डिमांड होगा। तो आई होप आपको याद होगा, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर्स है वो आते हैं। यहाँ पर इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट का यहाँ पर कंसेप्ट दिया जाता है। राइट, यहाँ पे लसेस फेयर का कंसेप्ट दिया जाता है। पॉइंट बीइंग, लिबरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, लिबरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जो एक जो कंसेप्ट लेके आया जाता है दैट वाज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को बनाया जाता है, जहां पर मार्केट वाज मेड द मेन जो एंगल था वो मार्केट के थ्रू जा रहा था। मतलब हर चीज जो है मार्केट के थ्रू वहां पर हो रही थी। ठीक है, तो ये किस चीज के अगेंस्ट था? ये था फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी के अगेंस्ट। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, एक पर्सन के पास पैसा है वो दूसरों को पैसा दे रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर क्या था कि मार्केट के पास पैसा है, जिसके पास भी पैसा है वो आओ और अपना सामान लो और जाओ, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब देखो ये तो आप समझिए कि लिबरलिज्म ने किस तरीके से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को जन्म दिया। अब यहां पर हम एक कंसेप्ट और समझ सकते हैं कि आफ्टर ऑल लिबरलिज्म जो था वो पहले के स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट कैसे था। देखो, पहले जो स्कूल ऑफ थॉट हुआ करता था वहां पर मोनार्क के बारे में बात होती थी, मोनार्की के बारे में बात होती थी, एज टू मोनार्की के जो एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं। एब्सोल्यूट पावर्स मतलब मोनार्क चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जो भी वो डिसीजंस लेंगे वो हमेशा सही होगा। राइट, इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए एक डिवाइन राइट ऑफ किंग दिया गया था। डिवाइन राइट ऑफ किंग का कंसेप्ट आई होप आपने सुना होगा कि जो भी राजा है वो डायरेक्टली भगवान को रिप्रेजेंट करता है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द गॉड। राइट, ऐसा माना जाता था स्टार्टिंग के टाइम में। सो पॉइंट वाज, स्टार्टिंग के टाइम में गॉड की आज्ञा को मान करके लोग कभी भी मोनार्की का वो नहीं करते थे, उल्लंघन नहीं करते थे उसकी आज्ञा का, मतलब उसकी हर बात को हमेशा माना करते थे। बट इसको क्वेश्चन करने वाले सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट जो आते हैं दैट वाज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ने बोलना स्टार्ट किया कि आफ्टर ऑल मोनार्की के पास सारी की सारी पावर क्यों है, क्यों सारी की सारी पावर एक पर्सन के हाथों में दे रहे हैं। रादर लिबरलिज्म ने ये प्रमोट करना स्टार्ट किया कि अगर आपको पावर्स कंसंट्रेट करनी है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हाथों में करो, एक प्रॉपर लॉ के हाथों में करो, या फिर अगर आपको लॉ के हाथों में करनी है तो आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स बनाओ। राइट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या था कि जो पीपल है, जो लोग हैं, वो खुद चूज करेंगे कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन है, और जो लोग भी इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग पीपल के फायदे के लिए काम करेंगे, मतलब ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। पॉइंट वॉज, लिबरलिज्म का मेन आइडिया ये था कि लोग, देखो लिबरलिज्म में एक इंडिविजुअलिज्म का अपने कंसेप्ट सुना होगा। इंडिविजुअलिज्म मतलब लोग अपने लिए काम करते हैं, बट लिबरलिज्म यहाँ पर बोलता है कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो ऑल्दो अपने लिए तो काम करेगा ही, बट जब हर एक इंडिविजुअल मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही तो काम हो रहा है। राइट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी वही तो यहाँ पर सर्व हो रही है। तो आई होप आप यहाँ पर इस चीज को समझ पा रहे हैं कि लिबरलिज्म जो है वो सिर्फ एक सिंगल मूवमेंट नहीं था,
अब देख रहे हो लिबरलिज्म में कैसे कैसे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, अलग अलग थॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। पहले हमने लिबरलिज्म को मार्केट इकोनॉमी के साथ लिंक किया, फिर हमने लिबरलिज्म को एक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लिंक किया जहां पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। सो लिबरलिज्म जो है उसको आप एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट मान सकते हो, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। क्यों? बिकॉज देखो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने ये नहीं बोला कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, रादर जैसे जैसे टाइम्स चेंज हो रहे थे, जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लिबरलिज्म ने अपने अंदर न्यू आइडियाज लाने स्टार्ट किए, न्यू बिलीफ सिस्टम लाना स्टार्ट किया। और अच्छी चीज ये थी कि लिबरलिज्म के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी, जब भी कोई इशू आता था, तो लिबरलिज्म अपने आप को मॉडिफाई कर लेता था, लिबरलिज्म हमेशा अपने आप को चेंज कर लेता था। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म हुआ करता था। आप जानते हैं कि उसकी जो स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या बोलता था कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है मार्केट के अंदर। फिर लेकिन जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी तो फिर एक पॉजिटिव लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया, जहां पर स्टेट सेंट्रिक जो डिवीजन ऑफ पावर था उसके बारे में बात की गई, जहां पे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर आया गया। जब वल्नरेबल सेक्शन को हमें अपलिफ्ट करना था वहां पर वो लाया गया। जब पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगी तो हमने अभी के टाइम में न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो न्यू लिबरलिज्म के बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से जो न्यू लिबरलिज्म है वो किस तरीके से फिर से एक बार स्टेट को रोल बैक करने के बारे में बोल रहा है। तो आई होप आप देखो ओवरऑल जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर हमें यह समझना है कि लिबरलिज्म लगातार चेंज हो रहा है। देखो ये सब चीजें तो इस पर्टिकुलर आंसर में आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज यहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बिकॉज सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आइडियाज चेंज हुए हैं, बिलीफ चेंज हुए हैं, राइट, बट ये नहीं पूछ रहा है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि लिबरलिज्म जो है लगातार इवॉल्व हो रहा है, और हर एवोल्यूशन के साथ साथ में कुछ न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू बिलीफ सिस्टम्स आ रहे हैं, जो भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फाइट करने के लिए लिबरलिज्म अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से लिबरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है वो आगे बढ़ रहा था, ठीक है। आई होप आप ये जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सब तो समझ गए। अब हम क्वेश्चन की सबसे पहले तो मेन डिमांड को एड्रेस करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं। देखो तो क्वेश्चन के अंदर आई होप आपको याद होगा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला था कि जो आइडियोलॉजिकल स्टांस है लिबरलिज्म का, जो भी देखो जो आइडियोलॉजिकल स्टांस है लिबरलिज्म का, मतलब जो भी आइडियाज है, जिस आइडिया के ऊपर, जिस बिलीफ सिस्टम के ऊपर लिबरलिज्म बेस्ड था, वो लगातार डिस्टिंक्टिव सेट था। मतलब कि वो लगातार चेंज हो रहा था, मतलब अलग अलग सेट्स थे, अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज, अलग अलग सेट ऑफ बिलीव्स। आई होप आप समझ रहे हैं। तो अभी जो भी मैंने आपको बताया स्लाइड्स के थ्रू, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो लिबरलिज्म है वो एक सिंगल स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि लिबरलिज्म में एक किताब लिखी गई और उसी किताब के थ्रू सब कुछ फॉलो हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिबरलिज्म में जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था लिबरलिज्म, वैसे वैसे उसके आइडियाज, उसके बिलीफ सिस्टम, ये सब भी इवॉल्व हो रहे थे। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि लिबरलिज्म के एग्जैक्टली सेट ऑफ वैल्यूज हैं क्या, क्या क्या वो टेनेट्स हैं, क्या क्या वो फीचर्स हैं जो हम लिबरलिज्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके थ्रू हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो वैल्यू सिस्टम है वो लगातार चेंज हुआ है, जो बिलीफ सिस्टम है वो लगातार चेंज हुआ है, ठीक है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली बेसिक टेनेट्स क्या है। मतलब टेनेट्स का मतलब होता है फीचर्स, फीचर्स क्या है लिबरलिज्म के, ठीक है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो जैसा आप जानते हो लिबरलिज्म जो है वो राइट्स के ऊपर बात करता है, राइट्स के ऊपर बात करता है, मतलब इंडिविजुअल्स के राइट्स के ऊपर बात करता है, राइट। जब वो इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर बात करता है तो वो इंडिविजुअल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लिबरलिज्म ये बोलता है कि जो हर एक पर्सन है वो एक रैशनल क्रिएचर है। रैशनल मतलब वो अपना अच्छा बुरा खुद से सोच सकता है। साथ ही साथ हर एक इंडिविजुअल के अंदर इमेंस पोटेंशियल भी है, मतलब काफी सारी काबिलियत है, काफी कैपेबिलिटी है उनके पास। किस चीज को करने की पोटेंशियल है कि वो अपना खुद का, मतलब अपने इंडिविजुअल सेंस में प्लस अपने सोसाइटी के सेंस में, यानी कि अपने सोशल सेंस में, दोनों का ही फायदा सोच सकता है। फिर से समझिए, इंडिविजुअल बोल रहा है, लिबरलिज्म बोल रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक रैशनल बीइंग है, हर एक इंडिविजुअल एक रैशनल बीइंग है, और साथ ही साथ उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो अपने फायदे के लिए और सोसाइटी के फायदे के लिए एक साथ सोच सकता है। पहली चीज तो ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट में लिबरलिज्म ये बोलता है कि देखो कोई भी पर्सन जो है, जो पर्सन का सेल्फ इंटरेस्ट है और जो सोसाइटी का जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, राइट, इन दोनों के अंदर कोई भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचो तो देखो एक इक्वेशन है कि मैन प्लस मैन इज इक्वल टू सोसाइटी, मैन प्लस मैन इज इक्वल टू सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं कि मैन के राइट्स क्या हैं, एक किसी इंडिविजुअल के राइट्स क्या हैं, ठीक है, और अगर मैं बात करूं सोसाइटी के राइट्स क्या हैं, तो कहीं ना कहीं मैन और सोसाइटी के राइट्स सेम ही तो होंगे, बिकॉज मैन से ही तो मिलकर सोसाइटी बना हुआ है। सोसाइटी अपने आप में कोई और एंटिटी तो है नहीं। व्हाट इज अ सोसाइटी? सोसाइटी इज एक्चुअली द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, राइट, यही तो सोसाइटी है। सो अगर इस पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स और इस पर्टिकुलर पर्सन के राइट्स को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या यही राइट्स सोसाइटी के राइट्स बन जाएंगे? बिल्कुल, राइट, यही चीज लिबरलिज्म का कहना है।
लिबरलिज्म बोल रहा है कि पर्सन के सेल्फ इंटरेस्ट में और किसी भी सोसाइटी के खुद के कॉमन इंटरेस्ट में, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों एक्चुअली काइंड ऑफ सिमिलर है। बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट ही तो आगे जाकर कंबाइन होकर, मतलब बाकी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कंबाइन होकर ही तो आगे जाकर सोसाइटी का इंटरेस्ट बनता है। तो अगर मुझे सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करना है तो सबसे पहले मुझे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए लिबरलिज्म कैपिटलिस्ट का जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सिस्टम, इसलिए वो लेकर आए थे। अब देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोलता है लिबरलिज्म बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, हम समझ गए कि सेल्फ इंटरेस्ट सोसाइटी के इंटरेस्ट के बराबर सब कुछ ठीक है, बट अगर देखो अगर इंडिविजुअल्स की वैल्यू इतनी ज्यादा है तो हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ अपने राइट्स हैं, राइट, अपने कुछ नेचुरल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, ये सब चीजें हैं। तो लिबरलिज्म बोलता है कि अगर सबके पास ये राइट्स हैं तो इन राइट्स का क्या ही फायदा होगा अगर कोई आकर इस पर्टिकुलर राइट्स को छीन लेगा तो, राइट, कोई मतलब ही नहीं बनता इस पर्टिकुलर राइट्स को देने का। तो इसलिए बोलता है, जो लिबरलिज्म बोलता है कि स्टेट का यहाँ पर कोई इस तरीके का रोल है ही नहीं, मतलब स्टेट हमारे राइट्स को छीन ही नहीं सकता। अगर स्टेट मेरे राइट्स को छीन लेगा तो मुझे राइट्स देने का मतलब क्या बनता है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसके अलावा लिबरलिज्म क्या बोलता है, लिबरलिज्म बोलता है कि जब हमारी सोसाइटी एक साथ कंबाइन हुई थी, राइट, सोसाइटी कंबाइन हुई थी, तो सोसाइटी के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टेट को बनाया है, इसलिए मैंने सिविल सोसाइटी को बनाया है, इसलिए मैंने किसी और बॉडी को बनाया है। द पॉइंट इज, मैंने तो स्टेट को इसलिए बनाया ही नहीं कि स्टेट आके मेरी राइट्स को छीनना स्टार्ट कर दे, मैंने स्टेट को ही ये राइट नहीं दिया है कि वो मेरे राइट को छीन सके। सिंपल वर्ड्स में, स्टेट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो आके मेरे राइट्स को छीन ले, राइट, ये सिंपल वर्ड्स में। तो लिबरलिज्म बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल के पास राइट्स है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं स्टेट को ये राइट दे दूं कि स्टेट आके मेरी राइट्स को छीन ले। तो इसलिए इसका कहना यह है कि स्टेट जो है, स्टेट के पास इस चीज का कोई हक नहीं है वो कि वो आकर किसी भी इंडिविजुअल का राइट छीने। देखो ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सट्रीम केसेस, अभी हम जनरल चीजों की बात कर रहे हैं। देखो साथ में जो लिबरलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी बोलता है कि स्टेट जो है वो राइट्स छीन सकता है, बट विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, विद अ प्रॉपर लॉ। वो मतलब दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है, उस चीज को छोड़ो। बट पॉइंट इज, अगर आप ओवरऑल देखो तो लिबरलिज्म का यही स्कूल ऑफ थॉट है, वो यही उनका मानना है, यही बिलीफ सिस्टम उनकी है कि स्टेट जो है डायरेक्टली किसी का राइट्स नहीं छीन सकता है, बिकॉज स्टेट को हमने खुद ही बनाया हुआ है। स्टेट बेसिकली एक नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखो ये समझो, लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि जो स्टेट है वो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज हमने उसे बनाया है। लेकिन जो हमारे राइट्स है वो सब तो नेचुरल है, राइट, राइट्स तो नेचुरल है। तो क्या एक आर्टिफिशियल चीज कभी भी किसी नेचुरल चीज को छीन सकती है? नहीं छीन सकती, राइट। इसलिए इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर और स्टेट राइट नहीं छीन सकता, इस चीज के ऊपर लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है काफी ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अगर मुझे राइट्स की बात करनी है तो यहाँ पर जो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है कुछ राइट्स को प्रमोट भी करता है। तो कौन से राइट्स को प्रमोट करेगा? वो बोलेगा कि अगर स्टेट कुछ भी गलत कर रहा है, स्टेट कुछ भी अगर मतलब आपके अगेंस्ट कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन देता है स्टेट के अगेंस्ट में, ठीक है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, ताकि आप एसोसिएशंस बना सको और स्टेट के अगेंस्ट, मतलब अगर स्टेट कुछ भी गलत कर रहा है तो आप उसको स्टेट को ब्रेक डाउन कर सको, राइट। थर्ड चीज, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है लिबरलिज्म, बिकॉज लिबरलिज्म का मानना क्या है कि अगर आपको कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रमोट करना है तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कहां मार्केट लगाओगे, किस तरीके से करोगे। पॉइंट बीइंग, काफी सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करता है लिबरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये बात करता है कि जो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं, बट एक सोशल सेंस में भी होना चाहिए, एक पॉलिटिकल सेंस में भी होना चाहिए। इसलिए अलग अलग तरीके के राइट्स को लिबरलिज्म जो है ओवर द टाइम प्रमोट करता है। देखो हम ये समझ क्या रहे हैं ओवर द टाइम, जो हमने 4 पॉइंट समझे, जो लिबरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो लिबरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट है, किस तरीके से जो उनकी आइडियोलॉजी है वो अलग अलग आइडियोलॉजी है। देख रहे हो आप, लिबरलिज्म राइट्स के बारे में बात कर रहा है, लिबरलिज्म जो मार्केट इकोनॉमी है उनके बारे में बात कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रहा है। राइट्स के बारे में क्यों बात कर रहा है? तो उसने स्टेट के अगेंस्ट में बोला हुआ है, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। तो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ आइडियाज, उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल स्कूल ऑफ थॉट बनाया गया है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, जो लिबरलिज्म है वो बोलता है कि जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है कि किसी भी दो पर्टिकुलर पार्टीज के बीच में जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली चेकआउट करने के लिए स्टेट को बनाया है। तो स्टेट का टेक्निकली एक ही काम है कि आके वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करे, राइट। तो यहां पर देखो उसने स्टेट का एक काइंड ऑफ रोल असाइन कर दिया कि स्टेट को एग्जैक्टली करना क्या है। सो क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं? हमारा मेन एम क्या हो रहा है इसमें? हमारा मेन एम हो रहा है कि हम पहले तो हमने लिबरलिज्म, देखो हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने बताया कुछ लिबरलिज्म के बारे में कि लिबरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से होता है, राइट। फिर हमने लिबरलिज्म का थोड़ा सा फ्यूडलिज्म के साथ कनेक्ट कर दिया कि किस तरीके से लिबरलिज्म जो है उसको फ्यूडलिज्म के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से पहले मोनार्की का पावर हुआ करता था, फिर बाद में एक टाइप ऑफ लिबरलिज्म ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के बारे में बात की, काइंड ऑफ जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं
उसको सॉल्व करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात की, राइट। जब आप ये सब बता देंगे तो फिर ये बताएंगे कि लिबरलिज्म जो है एक टाइप का काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, जिसके अंदर जो भी आइडियाज वगैरह हैं वो सेम आइडियाज नहीं है, लगातार चेंज हो रहे हैं और चेंजिंग टाइम्स के साथ वो लगातार चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ पर एक लाइन बता सकते हैं कि किस तरीके से क्लासिकल लिबरलिज्म से हम पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ आए, फिर हम न्यू लिबरलिज्म की तरफ आ गए, राइट। तो इस तरीके से भी काफी चेंज हो रहे हैं, मतलब कि आइडियाज लगातार चेंज हो रहे हैं। फिर आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो आइडियाज क्या है जिस पर्टिकुलर आइडियाज के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पहला फीचर क्या था, सेकंड फीचर क्या था, किस तरीके से मैन एक रैशनल एनिमल है, उसके अंदर पोटेंशियल है। फिर सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं कि मैन की जो इंटरेस्ट होता है और सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, राइट। इस तरीके से फिर आप फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल की राइट्स की जो इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हुए चल सकते हैं और जो आपका आंसर है वो एक बेहतरीन आंसर की तरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो, जब आप ये सब बता लोगे, जब सब कुछ बता दोगे कि एग्जैक्टली लिबरलिज्म की वैल्यूज क्या है, उसके आइडियाज क्या है, किस तरीके से लिबरलिज्म के आइडियाज चेंज हो रहे हैं, सब कुछ आप बता देंगे, तो आपको कोशिश करना है अपने आंसर को बैलेंस आउट करने का। देखो, हमने लिबरलिज्म के बारे में इतनी अच्छी बातें बोल दी है, हर चीज हमने अच्छा बोल दिया है, बट द पॉइंट इज, क्या लिबरलिज्म के अंदर सिर्फ पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो हमें थोड़े से एटलीस्ट एक पैरा यहाँ पे लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म के बारे में बताना है। लिबरलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? देखो, सबसे पहले तो कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? जो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आप जानते हो लिबरलिज्म जो है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि लिबरलिज्म ने क्या क्या बोला कि इंडिविजुअल की इंटरेस्ट इज इक्वल टू सोसाइटी का इंटरेस्ट। वो ये नहीं बोल रहा कि सोसाइटी का इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इट इज सेइंग द अदर वे राउंड, राइट। तो इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो ये बोलते हैं कि जो लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो एक टाइप का बूर्जुआ आइडियोलॉजी है। बूर्जुआ का मतलब एलीट क्लास का आइडियोलॉजी है, मतलब जो क्लास ऊपर है, जो ऑलरेडी रिच है ना, वो लोग ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, इंडिविजुअल को आगे बढ़ाते रहो और सोसाइटी भी आगे बढ़ी जाएगा, राइट। मतलब वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ के ऊपर, और तब मानते हैं कि इंडिविजुअल की ग्रोथ के साथ धीरे धीरे सोसाइटी का भी ग्रोथ हो जाएगा। सो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का ये बोलना है कि देखो, अगर कोई एक इंडिविजुअल कुछ भी काम कर रहा है तो क्या वो अपने आप में अकेले से कर रहा है? क्या वो एक आइसोलेटेड पर्सन है? नहीं, राइट। उसके आसपास में एक सोसाइटी है, उसके आसपास में कम्युनिटी है, तो जो कुछ भी डिसीजन वो ले रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट्स सोसाइटी के, कुछ ना कुछ इफेक्ट्स उस कम्युनिटी के आ रहे हैं, राइट। तो इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी डिसीजन जो है वो कभी भी एक आइसोलेटेड सेल्फ का डिसीजन नहीं हो सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो है सोसाइटी के, जो भी कम्युनिटी है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डेफिनेटली आ ही जाते हैं। तो अगर इसका एक इफेक्ट सोसाइटी और कम्युनिटी का भी आ रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन ये कुछ कमा रहा है या फिर कुछ अर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो एक काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी मिलना चाहिए, कुछ काइंड ऑफ शेयर जो है वो सोसाइटी को मिलना चाहिए। यही चीज यहाँ पर सोसाइटी जो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो बोलते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो इंडिविजुअल के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को वो बैकवर्डनेस की तरफ धकेल देता है। मतलब जो भी सोसाइटी के ऊपर वो मेन फोकस रखना चाहता है उतना फोकस रख नहीं पाता है, ठीक है। अब देखो, ये सब जो आप बता दोगे एटलीस्ट एक पैरा के अंदर, तो आपका आंसर यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा। मतलब जो भी हमने अच्छी चीजें बताई हैं लिबरलिज्म के बारे में, आपने उसको हल्का सा बैलेंस आउट कर दिया कि किस तरीके से लिबरलिज्म के अंदर और भी अभी चेंजेस होने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? लिबरलिज्म के अंदर और भी न्यू आइडियाज आएंगे, अभी न्यू बिलीफ सिस्टम्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, राइट। आज नहीं तो कल, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद डेफिनेटली सम न्यू आइडियाज विल इमर्ज, और कुछ न्यू लिबरलिज्म के बाद का भी जो पोस्ट न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट है, हो सकता है कि वो आना स्टार्ट हो जाए, राइट। तो इस तरीके से जो आप बताएंगे तो आपका आंसर काइंड ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है, एंड करना है। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कि किस तरह लिबरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से लिबरलिज्म ने जो एक मैन और एक सोसाइटी, यानी कि इंडिविजुअल और एक सोसाइटी का जो रिलेशनशिप था, जो कि पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाता था, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। किस तरीके से जो पहले का जो पॉलिटिकल साइंस था वो कहीं ना कहीं स्टेट सेंट्रिक माना जाता था, राइट। हमने बहुत बात की इसके बारे में, किस तरीके से स्टेट हर चीज का सेंटर है, पावर जो है वो हर चीज का सेंटर है, राइट। तो उस चीज को स्टेट सेंट्रिक काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट से चेंज करके इंडिविजुअल सेंट्रिक कंसेप्ट की तरफ लेकर आया लिबरलिज्म, राइट। सो आप समझ सकते हैं काफी एक बड़ा जो चेंजेस लाए हैं वो लिबरलिज्म ने यहाँ पर लेकर आया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इसके थ्रू लिबरलिज्म जो है लगातार ही कहीं ना कहीं प्रमोट करता ही जा रहा है। मतलब कि न्यू आइडियाज आ रहे हैं यहाँ पर, न्यू बिलीफ सिस्टम्स, न्यू वैल्यू सिस्टम्स, ये सब लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो आई होप आप समझिए कि लिबरलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो किस तरीके से अलग अलग आइडियाज से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, किस तरीके से लिबरलिज्म आज भी काफी ज्यादा एडवांस हो रहा है, काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, राइट। इसी चीज को हमें यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सप्लेन करने को बोला गया था, और इसी चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्रॉपर्ली क्लियर है, जिसके अंदर आप लिबरलिज्म के हर एक एंगल को प्रॉपर्ली समझ गए,
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर मार्क्सिज्म को हम पोस्ट मार्क्सिज्म के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने मेनली लिबरलिज्म के बारे में बात की, बट हमने कुछ एंगल्स उसमें सोशलिज्म के भी काइंड ऑफ डिस्कस कर लिए थे, राइट। अब हम मार्क्सिज्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Now the question says that it is said that Marx's understanding of state-society relation under scientific socialism has been completely altered by his successors. Elucidate by focusing on the views of Marxism after Marx. Right? I hope आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, हल्का समझने की कोशिश करते हैं। इसके कीवर्ड्स क्या है? पहला कीवर्ड बोलता है कि मार्क्स जो थे, जो कार्ल मार्क्स थे, राइट, जब वो अपनी थ्योरी देते हैं, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी देते हैं, तो उसके अंदर वो एक कंसेप्ट बताते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म का। अच्छा, सबसे पहले तो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद। मतलब जहां पर जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो भी स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अभी हमने क्या बात की थी, आपको याद है? इंडिविजुअलिज्म जो है इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है, बट जो सोसाइटी, जो सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बात करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, वही वाला। तो सोशलिज्म का मतलब क्या है? समाजवाद, यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बात करेगा, समाज के बेनिफिट के लिए बात करेगा, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा। ये कभी भी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेगा, बट ये बात करेगा पूरी की पूरी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के बारे में, ठीक है। इसका मतलब है सोशलिज्म। अब देखो, सोशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के तो बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं, तो ये साइंटिफिक सोशलिज्म क्या है? देखो, साइंटिफिक सोशलिज्म जो है ये एक मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया हुआ कंसेप्ट है, जहां पर वो बोलते हैं कि देखो, मेरे से पहले जो भी सोशलिस्टिक कंसेप्ट आए थे ना, वो लोग समाज को अपलिफ्ट तो कर रहे थे, बस सही प्रॉब्लम्स को लोग समझ नहीं पा रहे थे। मतलब उन लोगों ने कहीं सुनी बातों पर उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है, ठीक है। सो कार्ल मार्क्स का बोलना है कि सोशलिज्म समाज के लिए काम तो कर रहा है, बट उतने सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मैं भी एक सोशलिज्म का कंसेप्ट देना चाहता हूं, लेकिन वो साइंस पे बेस्ड है, मतलब कि साइंटिफिक है, यानी कि इसे कहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म। तो उनका मानना है कि जो आपको सोशलिज्म की थ्योरी दूंगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंस। तो साइंस पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या है? वो डेटा पे बेस्ड है, वो फैक्ट पे बेस्ड है, वो फिगर्स पे बेस्ड है। मतलब कि मैंने अपने इस पर्टिकुलर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस सोशलिज्म को समझा है, और वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये कार्ल मार्क्स का कहना है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि पहला वर्ड क्या है, कि साइंटिफिक सोशलिज्म एग्जैक्टली है क्या। अब देखो, जब साइंटिफिक सोशलिज्म आप समझ गए, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन का कहना यह है कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना साइंटिफिक सोशलिज्म का थ्योरी दी थी, उसको पूरी तरीके से ऑल्टर कर दिया गया। ऑल्टर करने का मतलब होता है चेंज करना। पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया बाय सक्सेसर्स। सक्सेसर्स का मतलब क्या है? कि मार्क्स के बाद के जो स्कॉलर्स हैं, तो मार्क्स के बाद के स्कॉलर को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्क्स स्कॉलर्स, पोस्ट मार्क्स। तो क्या हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो मार्क्सिज्म और पोस्ट मार्क्सिज्म को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। फिर देखिए, इट इज सेड दैट कि मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी स्टेट सोसाइटी रिलेशन के लिए, जो कि उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म के कंसेप्ट के अंदर दिया था, उसको पूरी तरीके से ऑल्टर कर दिया गया। इट हैज बीन कंप्लीटली ऑल्टर्ड बाय हिज सक्सेसर्स। मतलब कि जो भी उसके बाद लोग आए थे, जो भी स्कॉलर्स आए थे, राइट। इसी चीज को इल्यूसिडेट करना है बाय फोकसिंग ऑन द व्यूज ऑफ मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स। मतलब कि पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर के व्यूज क्या थे साइंटिफिक सोशलिज्म के ऊपर, इस चीज के ऊपर हमें बात करनी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको समझना है जो एक मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। आप जानते होंगे इस चीज को, राइट। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है, साथ ही साथ वो बात करता है साइंटिफिक सोशलिज्म के ऊपर। तो हमें यहां पर कोशिश करना है कि इन दोनों ही कंसेप्ट को आपस में सबसे पहले तो हम लिंक करें। हम कोशिश करें कि हम बता सकें कि किस तरीके से या फिर क्यों कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी के अंदर एक इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी क्यों लेकर आए थे। सो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी क्या है, क्यों है, कैसे है, इन हर चीज को हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिंक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्यों और कैसे मार्क्स के जो भी सक्सेसर्स थे, उन्होंने इस चीज को, मार्क्स के व्यूज को क्यों नहीं माना। बिकॉज देखो, मार्क्स तो सबसे इंपॉर्टेंट थे मार्क्सिज्म के अंदर, तो उनके व्यूज के अगेंस्ट क्यों गए उनके सक्सेसर्स, इसी चीज को हमें समझना है, ठीक है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि कार्ल मार्क्स कौन थे, ठीक है। आप बताएंगे कि कार्ल मार्क्स क्या थे, कौन थे। ही वाज फादर ऑफ सोशलिज्म, आप कह सकते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म आप सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। एक फिलोसोफर थे, राइट। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी थी जो कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट लिखी थी, कम्युनिज्म के साथ लिखी थी, राइट, कम्युनिज्म के लिए लिखी थी, राइट। तो उनकी 2 बुक्स आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक्स का नाम याद रखिएगा। तो फर्स्ट बुक वॉज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और सेकंड किताब जो उन्होंने लिखी थी उसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये 1848 के अंदर कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। सो जब आप कार्ल मार्क्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, तो आप वहां पर एक साइंटिफिक सोशलिज्म का छोटा सा थ्योरी ला सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि साइंटिफिक सोशलिज्म एक्चुअली मार्क्स के द्वारा क्या बोला गया था। तो साइंटिफिक सोशलिज्म के थ्रू आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको यह बताना है कि मार्क्स ने बोला, यानी कि कार्ल मार्क्स ने यह बोला कि कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म की थ्योरी से पहले के जितने भी थ्योरीज हैं, यानी कि प्री मार्क्सिस्ट थ्योरीज, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी एक्चुअली, ठीक है,
प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी जो है ये सब के सब साइंस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो आप बताओगे कि अब मार्क्स ने बोला कि जो मेरी थ्योरी यानी कि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म का थ्योरी है वो साइंस पर बेस्ड है, मतलब डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स इन सब पे बेस्ड है, इसलिए इनको साइंटिफिक सोशलिज्म का थ्योरी कहा जाता है। राइट, तो सबसे पहले तो आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि साइंटिफिक सोशलिज्म जो कि वर्ड क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। द मोमेंट यू विल मेंशन दिस थिंग, द मोमेंट आप इस चीज को मेंशन करेंगे, जो भी आपके पेपर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, द इवैल्यूएटर ऑफ योर फाइल ही विल इंस्टेंटली समझ जाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में पता है, आप जानते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, और आपको एक अच्छे मार्क्स की तरफ मतलब आपको लेके जाएंगे। ठीक है, आपको एक अच्छा मार्क्स देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली बॉडी कैसे फॉर्म करना है, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सब चीजों को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो साइंटिफिक सोशलिज्म का कंसेप्ट है, तो पहले तो हम जैसे मैंने डिस्कस किया था साइंटिफिक सोशलिज्म को हम कोशिश करेंगे कि मार्क्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का थ्योरी है, उसके साथ लिंक करने का। ठीक है, तो उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके अंदर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है जिसका नाम है मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उनका कहना यह है कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी हिस्ट्री में जो भी हमारी सोसाइटीज है, मतलब हमारी समाज जो हमारे पास्ट में रही है, वो सब कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को फॉलो कर रहे थे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं पैसे को फॉलो कर रहे थे। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये मनी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, मतलब कि हम किसी भी समाज का एग्जांपल ले ले, वो समाज की जो हर एक चीज है वो कहीं ना कहीं पैसे पर बेस्ड है, मनी पे बेस्ड है। ठीक है, यहां तक कि जब मार्क्स सोसाइटी के ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहे थे तो उनका कहना यह था कि देखो हमारे लिए ह्यूमंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट फ्रॉम अगर आप एंशिएंट एरा के जो हंटर गैदरर्स थे हमारे, उनको भी देखोगे तो वो भी किस चीज के लिए जी रहे थे, वो भी एनिमल्स को मारते थे, प्लांट्स को खाते थे, किस चीज के लिए, वो प्रोड्यूस करते थे। राइट, साथ ही साथ देखो प्रोड्यूस क्या करते थे, जैसे अगर आप देखोगे तो फील्ड्स में वो कोशिश करते थे एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने का, फिर जैसे जैसे हमारा टाइम बेटर हुआ तो इंडस्ट्रीज के अंदर चीजें प्रोड्यूस होने लगी। राइट, फिर बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनने लगे, उसके अंदर चीजें जो है वो प्रोड्यूस होने लगी। द पॉइंट बीइंग जो मनी जो है, मतलब जो पैसा है यानी कि इकोनॉमी जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राइट, अगर आप इस इकोनॉमिक कंसेप्ट को लेके चलो तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मीन क्या है, मतलब अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रोड्यूस समथिंग। राइट, आप इसको प्रोड्यूस करोगे तभी तो आप बेचोगे, तो आपको पैसा मिलेगा बदले में। राइट, तो इसलिए मार्क्सिस्ट स्कॉलर स्पेशली जो कार्ल मार्क्स है, उनका ये मानना है कि जो सोसाइटी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ही एक है, दैट इज टू प्रोडक्शन। राइट, अगर प्रोडक्शन उसका मेन काम है तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो देखो जो भी पैसे वगैरह उनको मिल रहे हैं यानी कि इकोनॉमी वगैरह है, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से लिंक्ड है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको ब्रेक डाउन करके सबसे सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि एग्जैक्टली मार्क्सिज्म में जो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी का जो ओरिजिन है, जो सबसे नीचे वाली चीज है, वो बनता क्यों है, क्यों आफ्टर ऑल मार्क्स जो है वो पैसे को इतना इंपॉर्टेंस देते थे, क्यों वो बोलते थे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण पूरी की पूरी सोसाइटी जो है खराब हो रखी है। राइट, तो इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक दीज थिंग्स डाउन इनटू सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कि ये वाले टर्म्स जो है ये आपको बहुत ही वेग लगे, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने का एक तरीका है। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज को समझ गए कि मनी की इंपॉर्टेंस सोसाइटी के अंदर इतनी ज्यादा है कि हमारे जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने ये बोला कि किसी भी सोसाइटी को अगर मैं सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर मान लूं, ठीक है, तो इस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर का सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, जो बेस होगा, दैट विल बी इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है मनी, मनी का मतलब है पैसा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। तो ये अब देखो यहां पर आ गए हम बेस एंड स्ट्रक्चर थ्योरी के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स का बोलना ये है कि अगर मैं सोसाइटी को एक बेसिकली स्ट्रक्चर मान रहा हूं तो उसका सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, मतलब जो नींव है उसकी, सिंपल वर्ड्स में फाउंडेशन। देखो एक चीज तो आपने सुनी है कि जब भी आप कोई घर बनाते हो या फिर जब आप कोई घर बनता हुआ देखोगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा टाइम जो है उसका फाउंडेशन बनाने के लिए दिया जाता है। राइट, सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो भी उसके फाउंडेशन बनाने को दी जाती है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है बिकॉज जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा उतने ही स्ट्रांग आप उसके ऊपर घर बना सकते हो। राइट, ये सिंपल है। तो सेम चीज यहां पर मार्क्स फॉलो करते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो कैपिटलिज्म इतनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, उसका रीजन ये है कि जो उसका बेस है वो बेस ही मनी के ऊपर है, मतलब पैसे के ऊपर ही बेस है। तभी तो ये सब कुछ ये सब भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जितनी सोसाइटी है वो सब भी पैसे के पीछे भाग रही है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसी को हम बोलते हैं मार्क्स का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल। तो बेस पैसा है और उसके ऊपर जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, भले ही वो चर्च हो, सोसाइटी हो, इंडिविजुअल्स हो, ये सब उसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं, सुपर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए। अब यहां पर मार्क्स एक चीज ऐड करते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज इस पर्टिकुलर बेस से अलग नहीं हो सकती।
भले ही वो इंडिविजुअल हो, भले ही वो फैमिली हो, भले ही वो चर्च हो, भले ही वो रिलीजन हो, कुछ भी चीज हो, यहां तक कि भले ही वो स्टेट हो, मतलब कि भले ही वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी इस पर्टिकुलर बेस के अंदर ही आता है, मतलब इसी पर्टिकुलर बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब बेस जो है इस चीज से इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब बेस के ऊपर कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? फाउंडेशन ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। और फाउंडेशन कौन है? सॉरी, स्टेट के ऊपर कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? फाउंडेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है। और फाउंडेशन कौन है? मनी। मनी का सीधा सा मतलब है जो हमारी इकोनॉमी है। अब समझो, अब मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स थे वो बोलते हैं कि जो अपना फाउंडेशन है, जो अपना मनी है, जो भी हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो भी इस पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करेगा, जो इस पार्ट को कंट्रोल करेगा, वो ऑटोमेटिकली बाकी सारे पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। बिकॉज हर चीज जो है, ये हर चीज, ये सब इसी पे बेस्ड है। तो जो भी इसको कंट्रोल कर लेगा वो ऑटोमेटिकली बाकी सब पे कंट्रोल कर लेगा, राइट। तो अब मार्क्सिस्ट स्कॉलर, स्पेशली कार्ल मार्क्स, बोलते हैं कि इन सबको जो कंट्रोल करने वाला है, मतलब बेसिकली जो फाउंडेशन है, इसको कंट्रोल करने वाला जो है वो एक क्लास है, दैट इज कॉल्ड एज बूर्जुआ क्लास। बूर्जुआ क्लास का सिंपल मतलब है एलीट क्लास, मतलब कि रिच पीपल, मतलब वो पर्सन जिनके पास बहुत पैसा है, राइट। वो लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करते हैं, राइट। और जो इसको कंट्रोल करता है वो ऑटोमेटिकली बाकी सबको कंट्रोल करता है। सो टेक्निकली पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कौन कर रहा है? दीज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय बूर्जुआ क्लास, दैट इज द एलीट क्लास, दैट इज द रिच क्लास। सो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट के पास तो खुद ही पावर नहीं है। तो जो हम स्टेट के अगेंस्ट में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, स्टेट के पास तो खुद ही पावर नहीं है, स्टेट तो खुद बेचारा बूर्जुआ क्लास के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली जो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी है, जो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का मॉडल है जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो कितना ज्यादा डिटेल्ड मॉडल है, कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, और कितने ज्यादा अच्छे तरीके से कार्ल मार्क्स ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली सोसाइटी के प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्यों हो रही है, एंड ऑल ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो, जब आप ये सब चीजें समझ गए, अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स यहां पर एक चीज और लेकर आते हैं कि जब मैंने ये देखा कि ये बेस है और इसके ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है, तो मैंने ये चीज देखा कि बेस को कंट्रोल करने वाले कौन है? बुर्जुआ क्लास, और जो बाकी हो गए सब कॉमन पीपल, ठीक है। सो यहां पर सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, राइट। अब देखो, दो पार्ट्स को हम टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं, कौन कौन से दो पार्ट्स हैं। जो पहला टर्म है, जो पहला है उसे बोलते हैं हैव्स, एंड दूसरे को बोलते हैं हैव नॉट्स। नाउ हैव्स का मतलब क्या है? हु, देखो सिंपल वर्ड बताता हूं, हु हैव मनी, मतलब एनी पर्सन हु हैव या फिर हैज, ठीक है, हैव या हैज मनी। सेकंड पर्सन हैव नॉट कौन होता है? एनी पर्सन हु डज नॉट हैज मनी। आई होप आप समझ गए हैव्स एंड हैव नॉट्स का पूरा कंसेप्ट समझ गए। हैव्स का मतलब है वो सारे के सारे लोग जिनके पास पैसा है, हैव नॉट्स का सीधा सा मतलब है वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। हैव्स का मतलब क्या है? हैव्स का मतलब है ये पर्टिकुलर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर का जो फाउंडेशन थ्योरी है वो लोग हैव्स में आते हैं, और बाकी सब जो बच गए वो सब हैव नॉट्स में आते हैं, राइट। आई होप आप समझ गए। अब देखो, हैव्स जो है जिनके पास पैसा है वो लोग एक्सप्लॉइटर्स है, एक्सप्लॉइटर्स है, मतलब कि वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? हैव नॉट्स को, जिनके पास पैसा नहीं है, राइट। देखो ये सब हम मार्क्स का इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं, तो उसको उसी एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, वंस अगेन मार्क्स का बोलना यह है कि जो हैव्स है, मतलब जो रिच क्लास है, जो हैव नॉट है वो पुअर क्लास है, राइट। अब ये पुअर क्लास और रिच क्लास है, तो रिच क्लास के अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे, जो भी इंटरेस्ट होंगे, राइट, और पुअर क्लास के अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे। क्या ये दोनों इंटरेस्ट कभी भी कॉमन हो सकते हैं? ध्यान से सोचो, एक रिच क्लास की जो भी नीड्स है, जो भी उन्हें चाहिए, और एक पुअर क्लास की जो नीड्स है, जो भी उन्हें चाहिए, क्या ये दोनों कभी कॉमन हो सकते हैं? नो, कभी भी कॉमन नहीं हो सकते। इसका मतलब है दोनों के इंटरेस्ट जो है कभी भी कंसाइल नहीं कर सकते, मतलब दोनों के इंटरेस्ट कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो क्या हम साथ में ये भी बोल सकते हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। मतलब जो रिच क्लास को चाहिए वो काइंड ऑफ पुअर क्लास को नहीं चाहिए, और जो पुअर क्लास को चाहिए वो काइंड ऑफ रिच क्लास को नहीं चाहिए, राइट। तो ये सब शो करता है कि सोसाइटी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट, हैव्स में, हैव नॉट्स में। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि देखो ये सब तो ठीक है, बट अगर आप ध्यान से सोचो कि स्टेट हो गया, चर्च हो गया, यहाँ तक कि मीडिया भी हो गई, ये सब अगर हम देखो, अगर हमारा ये, फिर से हम देखते हैं, ये हमारा ये फाउंडेशन है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, सिंपल वर्ड्स में ये बेस है और ये सुपर स्ट्रक्चर है। तो स्टेट, चर्च, मीडिया, क्या वो इसका पार्ट होगा या फिर इसका पार्ट होगा? ध्यान से सोचिए, स्टेट जो है, चर्च है, मीडिया है, ये सब कभी भी इसका पार्ट नहीं हो सकते, वो सब सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, सब इसका पार्ट है। इसका मतलब है कि स्टेट हो गया, चर्च हो गया, मीडिया हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं वही करते हैं जो उनको करने को बोला जाता है, किसके द्वारा? बुर्जुआ क्लास के द्वारा, सिंपल वर्ड्स में बेस के द्वारा। और ये बेस है कौन? यही तो बेस है, जो हैव क्लास है वही तो बेस है, राइट। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मार्क्स यहां पर जो चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि देखो, जो हैव क्लास है
एक्चुअली वही काइंड ऑफ समझ सकते हो फाउंडेशन क्लास है, वही बेस क्लास है। और जो बेस क्लास को कंट्रोल करता है, जो फाउंडेशन को कंट्रोल करता है, वो पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। तो टेक्निकली बेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? बुर्जोआ क्लास कंट्रोल कर रही है। तो पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल कर रहा है? बुर्जोआ क्लास ही कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। दिस इज द पॉइंट दैट मार्क्स वाज एक्चुअली ट्राइंग टू मेक इन एंटायर अपना जो उनकी बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उस सब के अंदर वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बेस को कंट्रोल कर रहा है, जो बेस को कंट्रोल कर रहे हैं बुर्जोआ क्लास, एंड जो बेस को कंट्रोल करता है वो ऑटोमेटिकली सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सो इनडायरेक्टली बुर्जोआ क्लास ही पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर रही है। अब देखो, ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कार्ल मार्क्स के व्यूज क्या हैं। अब क्वेश्चन याद कीजिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि कार्ल मार्क्स के व्यूज जो हैं उन सब के अगेंस्ट जाते हैं पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। मतलब जो पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, मतलब जो मार्क्स के बाद आते हैं, वो सब बोलते हैं कि जो भी कार्ल मार्क्स ने बोला वो सही नहीं है। अब समझो इस चीज को। कार्ल मार्क्स अभी क्या बोल रहे थे? कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का थ्योरी दिया और बोला कि जो बुर्जोआ क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, वही पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही है। मतलब चर्च को भी, स्टेट को भी, मीडिया को भी, हर एक स्फीयर को वही काइंड ऑफ कंट्रोल कर रही है। बट अब यहां पर जब कार्ल मार्क्स चले गए तो उनके बाद और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। उन्होंने बोला कि देखो, कार्ल मार्क्स ने जो बोला है वो ठीक है, वो सब कुछ गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज ये एक बहुत ही मोनोकॉजल थ्योरी है। मोनोकॉजल, मोनोकॉजल को ब्रेक करते हैं। इसका मतलब क्या है? मोनो मीन्स वन एंड कॉजल मीन्स कॉज। मोनो मीन्स वन एंड कॉजल मीन्स कॉज। मतलब कि कार्ल मार्क्स ने इतना कुछ किया, सब कुछ किया, बट एंड ऑफ द डे उन्होंने बस एक ही रीजन दिया कि मतलब सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सबके सब बस एक ही चीज के कारण है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के कारण है। तो जो पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे वो बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही कॉज हो। ये कॉज भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉज है, और भी बहुत सारे मल्टीपल कॉजेस है। और ऐसा नहीं हो सकता कि सुपर स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से 100% जो है वो बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और भी फैक्टर्स है जिसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है वो काइंड ऑफ डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चर्च की बात करूं, राइट? देखो, चर्च का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि चर्च को पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास ही कंट्रोल करती है, सिर्फ बुर्जोआ क्लास ही कंट्रोल करती है? यस, एक वाइडर स्फीयर जो है चर्चेस का उस टाइम में रिच क्लास ही कंट्रोल किया करती थी, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे एंगल्स थे ना, जैसे कि गॉड का जो एंगल था, एक ग्लोरी का एंगल था, राइट? ये सब कंसेप्ट भी जो था, मिशनरीज का जो एंगल था, राइट? वेस्टर्न एजुकेशन के प्रोलिफरेशन का जो एंगल था, ये सब चीजें भी तो चर्च को कंट्रोल कर रही थी, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक रिच क्लास ही है वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मीडिया है, तो मीडिया देखो, ये बात सही है कि मीडिया को काइंड ऑफ बहुत सारे ऐसी जगह पर बुर्जोआ क्लास कंट्रोल करती है, एलीट क्लास कंट्रोल करती है, बट मीडिया के अपने भी खुद के कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव है। वो अपने खुद के न्यूज के पीछे भागते हैं, वो अपने खुद के टीआरपी के पीछे भागते हैं, राइट? तो उनके पास अपने खुद के भी इंटरेस्ट है, ऐसा पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर का कहना था। तो पोस्ट मार्क्सिज्म ये बोलता है कि जो मार्क्सिस्ट का स्कॉलर जो थ्योरी था वो काइंड ऑफ मोनोकॉजल थ्योरी था। मतलब उसने सिर्फ एक ही कॉज दिया और उसी एक कॉज को वो बार बार बोलते रहे। मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स थे वो पूरे किताब के अंदर बस यही चीज एक्सप्लेन करते रहे कि किस तरीके से बेस जो है वो कंट्रोल कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को, और बेस को कंट्रोल कर रहा है बुर्जोआ क्लास, इसलिए सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है बुर्जोआ क्लास। इसी चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रहे थे, और इस चीज के ही अगेंस्ट में कार्ल मार्क्स के जो सक्सेसर्स थे, जो उनके बाद के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस चीज को मना किया। ठीक है, तो अब देखो, हम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को समझते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। तो मार्क्स के बाद जो आए उनको नियो मार्क्सिज्म बोला जाता है, या फिर नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। तो तीन मेन स्कॉलर्स हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। एक का नाम है ग्राम्सी, ठीक है, ग्राम्सी। सेकंड नाम का थियोडोर अडोर्नो, एंड थर्ड जो है उनका नाम है मैक्स हॉर्खहाइमर, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। इसके अलावा और भी ऑब्वियसली बहुत सारे स्कॉलर हैं पोस्ट मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। जैसे आप एक याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड बर्नस्टाइन, ठीक है। इसके अलावा आप एडवर्ड बर्नस्टाइन के अलावा आप जानते हैं कि माओ है, लेनिन है, ये लोग भी कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियो मार्क्सिस्ट के स्कॉलर्स हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली इन स्कॉलर्स ने किस तरीके से मार्क्स को क्रिटिसाइज किया, फिर मार्क्स के अगेंस्ट में क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हम थोड़ा सा पहले ग्राम्सी का व्यू समझते हैं। ग्राम्सी क्या बोलते हैं? ग्राम्सी का बोलना यह था कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि जितनी भी चीजें हैं, मतलब कि सोसाइटी को कंट्रोल करने वाला एक ही फैक्टर है, वो है इकोनॉमी, दैट इज मनी, सिंपल वर्ड्स में पैसा, ठीक है। ऐसा कार्ल मार्क्स बोल के गए। बट ग्राम्सी का बोलना यह है कि ठीक है, पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, बट इसके अलावा अगर जो डोमिनेंट क्लास है, जो भी रूलिंग क्लास है, वो आज तक अगर डोमिनेंट बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण नहीं हो सकता। तो उसके लिए ग्राम्सी ने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी का, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। तो ग्राम्सी ने बोला कि पैसा ठीक है, पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर इतने लंबे टाइम तक जो डोमिनेंट क्लास अगर डोमिनेंट बनी हुई है, तो उसका मेन रीजन है कि उन्होंने अपने आसपास में अपनी हेजेमनी क्रिएट की है, एंड दैट टू आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। आई होप आपको याद होगा, पावर वाले टॉपिक के अंदर हमने हेजेमनी के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था।
हेजेमनी क्या है? हेजेमनी एक ऐसी चीज है जहां पर आप विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी फोर्स के यूज के आप काफी सारे लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए मनवा लेते हो जो कि आपका इंटरेस्ट में है, मतलब जो आप चाहते हो वो बाकियों से करवा रहे हो विदाउट द यूज ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज हेजेमनी। ठीक है, और आइडिया के बेस पर अगर ये हेजेमनी बनाया जाए उसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। मतलब कि अगर आप अपने आसपास वालों को ये बता दो कि आपके आइडियाज कितने सुप्रीम है, मतलब अगर आपके आसपास के लोग आपके आइडियाज की तारीफ करना स्टार्ट कर दे, आपके आइडिया से इंप्रेस होना स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास में आइडियोलॉजिकल हेजेमनी बन जाएगी, मतलब आपके आइडियाज की वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो हेजेमनी का आई होप आप मीनिंग समझ गया। तो ग्रामसी ने क्या बोला? ग्रामसी ने बोला कि पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर डोमिनेंट क्लास आज तक डोमिनेंट है, उसका मेन रीजन है कि उन्होंने अपने आसपास में आइडियोलॉजिकल हेजेमनी बना के रखी हुई है, राइट। और इस चीज के लिए उन्होंने फिर अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए, बट वो कंसेप्ट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आप समझ गए कि ग्रामसी ने किस तरीके से कार्ल मार्क्स को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, किस तरीके से बोला कि जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं वो एक फिर से मोनोकॉजल थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एज टू हाउ जो भी वो बोल रहे हैं वो सही तो है बट वो एकमात्र कॉज नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर कुछ और स्कॉलर्स को भी आप यहाँ पे डील कर सकते हैं। देखो जैसे ये है बेनस्टाइन जो है, एडवर्ड बेनस्टाइन जो है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं। वो बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स आए थे, कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो ह्यूमन बींग्स है वो एक मीन्स है, मीन्स है किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, मतलब इकोनॉमी के लिए। फिर समझो इसको, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स का कहना है कि वर्कर क्लास जो है काम करता है किस चीज के लिए? पैसे के लिए। सो वर्कर क्लास क्या हुआ? मीन्स हुआ, और उसका एंड क्या हुआ? काइंड ऑफ मनी हुआ, राइट, इकोनॉमी हुआ। मतलब हर एक पर्सन काम कर रहा है किसी और चीज के लिए। बट यहाँ पर जब बर्नस्टाइन आते हैं तो एडवर्ड बर्नस्टाइन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हर एक ह्यूमन बीइंग को हम एक मीन्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हर बार, हमें हर एक ह्यूमन बीइंग को काइंड ऑफ एंड की तरह ट्रीट करना होगा। मतलब कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो किसी और चीज के लिए नहीं कर रहे हैं, रादर वो खुद के लिए कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर वेजेस राइज होते हैं, मतलब राइजिंग वेजेस वाला कंसेप्ट है, राइट, या फिर उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलते हैं, तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कार्ल मार्क्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि काइंड ऑफ हर एक पर्सन को एक लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, ग्रीड दिया जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें अच्छा कर देता हूं, बाकी तुम आके हमारे यहाँ पे काम करो। तो कार्ल मार्क्स जो है ये राइजिंग वेजेस, अच्छे कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, इन सब के अगेंस्ट थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स बोलते थे ये सब चीजें काइंड ऑफ एक टाइप की लॉलीपॉप है, मतलब कि आपको खुश करने के लिए दिया जा रहा है ताकि आपसे काम निकलवाया जा सके। लेकिन बर्नस्टाइन बोलते हैं कि अगर कोई एक वर्कर क्लास का पर्सन है और उस वर्कर क्लास के पर्सन को अगर 100 रुपए मिलते हैं, कल को उसकी अगर वेजेस राइज हो गए, अब उसको 200 रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी लाइफ लिविंग कंडीशन तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। सिमिलरली अगर उसको बेटर वर्किंग कंडीशन मिल रहा है तो वो उसकी हेल्थ भी अच्छी से रहेगी। तो पॉइंट बीइंग यहाँ पर जो बर्नस्टाइन है वो ये बोलते हैं कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन है उनके वेजेस राइज होने चाहिए, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए। तो यहाँ पर वंस अगेन बर्नस्टाइन कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट जाकर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स यहाँ पर बोल रहे थे वंस अगेन वो मोनोकॉजल था, वो चीज सही नहीं था। साथ ही साथ बर्नस्टाइन बोलते हैं कि जो आप राइट्स के बारे में बात करते हो तो राइट्स को प्रमोट करने के लिए ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, बहुत सारे वर्कर के मूवमेंट्स हैं, वर्कर्स ने बहुत सारी आपको पता होगा एक लेबर पार्टी बनी थी, लेबर पार्टी बनी थी यूके के अंदर। जब 1947 के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस टाइम यूके के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट कौन थी? लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी के फर्स्ट लीडर कौन थे? याद रखना, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। तो पॉइंट इज, सो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि देखो ट्रेड यूनियंस बने, वर्कर मूवमेंट्स बने, यहां तक कि वर्कर्स ने अपने मिलकर के पॉलिटिकल पार्टीज बनानी स्टार्ट की। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो वर्कर का जो लिविंग कंडीशन है वो खराब है? नहीं है, कंपैरेटिवली वो बेटर हो रहा है। तो बर्नस्टाइन यही चीज प्रूव करना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो बोल के चले गए वो ठीक है, लेकिन उस चीज के मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज उन्होंने बोल दिया वही सिर्फ सच था, कि उसके अलावा और कुछ सच नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर बर्नस्टाइन एक कंसेप्ट लेकर आते हैं कि देखो जो अपना कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म होना चाहिए, मतलब कि समाज को अगर बेटर करना है तो एक रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। तो बर्नस्टाइन बोलते हैं कि रेवोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सोसाइटी ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है, मतलब एक एवोल्यूशनरी सोशलिज्म ऑलरेडी अडॉप्ट हो रहा है। देखो पहले वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं थे, बट अब इवॉल्व होकर कंडीशंस अच्छे हो गए हैं। पहले उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, बट अब इवॉल्व होकर वेजेस भी अच्छे मिलने लगे हैं। तो राइट, तो आई होप आप समझ गए कि बर्नस्टाइन बोलते हैं कि जो कार्ल मार्क्स जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे थे वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब रेवोल्यूशनराइज करके फिर सोशलिज्म प्रमोट करना, वो तो फिर मतलब वो बात हो गई ना कि आप एक गार्डन बनाना चाहते हो, बट उस गार्डन बनाने के लिए आपने सबको पहले मार डाला, मतलब उसके ऊपर जितने भी एनिमल्स रहते थे उन सबको आपने मतलब मार डाला। ये चीज तो सही नहीं है। मतलब कि अगर मुझे एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिस सोसाइटी के अंदर सबका भला हो सके, एक पीस प्रमोट हो, सब सोशलिज्म को फॉलो करें, सब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचे, और ऊपर से आप ये भी बोल रहे हो कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर जो भी चीजें उन सबको मार डालो, मतलब जो भी हैव क्लास है हैव क्लास को हटा दो, उनको ओवरथ्रो कर दो। तो क्या एक वायलेंट
मीन्स जो है, एक वायलेंट मीन्स क्या कभी भी एक नॉन वायलेंट एंड को दे सकता है? राइट, नहीं दे सकता। राइट, यहां पर गांधी जी को आप कनेक्ट कर सकते हो। गांधी जी ने 1922 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन द मोमेंट चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड, राइट, सॉरी 1920 के अंदर क्या था, 1922 के अंदर यहां पर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। तो मोमेंट 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि मैं एक वायलेंट मीन्स को लेकर के कभी भी एक नॉन वायलेंट एंड तक पहुंच ही नहीं सकता, सिंपल वर्ड्स में। राइट, तो यही चीज यहां पर जो बर्नस्टाइन है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म से कभी भी एक पीसफुल सोशल सोसाइटी बनी नहीं सकती है। राइट, इसलिए उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन से बेटर है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन बेटर हो रहा है। जैसा हमने बात की, ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं, वर्कर मूवमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं जो कि लेबर बेस्ड है, वर्कर बेस्ड है। राइट, तो टेक्निकली जो लेबर क्लास है उनका जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सोशल अपलिफ्टमेंट, वो तो हो रहा है। राइट, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। इसी चीज को बर्नस्टाइन मतलब आगे लेके जाते हैं। राइट, ये हमने दो डिफरेंट पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर के बारे में बात की। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आप लेके आ सकते हो, एक और पर्सन को एक्चुअली आप लेके आ सकते हो जिनका नाम है लेनिन। ठीक है, लेनिन रशिया के लीडर थे। वो क्या बोलते हैं, देखो, एक तरफ अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि मतलब जब भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स अगर अपने साथ होते हुए प्रॉब्लम्स को देखेंगे, जब वो देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कितनी सारी इकोनॉमिक मिजरी हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस मतलब जग जाएगी। मतलब कि अपने क्लास को अपलिफ्ट करने की भावना उनके अंदर जग जाएगी, और वो वहां पर फिर एक टाइप का रेवोल्यूशन कर देंगे। मतलब वर्कर्स जो है वो रेवोल्यूशन कर देंगे, और जो भी वर्किंग मतलब जो भी हैव क्लास है, मतलब जो रिच क्लास है, उनको ओवरथ्रो कर देंगे और खुद पावर में आ जाएंगे। राइट, ऐसा कार्ल मार्क्स से कहना था। फिर समझो, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि अगर वर्कर्स को ये समझ आ गया कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको कौन कौन से राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो उन वर्कर्स के अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस उग जाएगी। मतलब उनके अंदर एक भावना उग जाएगी कि मेरी क्लास को इतना कम चीजें कैसे मिल रही हैं। तो वो लोग रेवोल्यूशन करेंगे, हैव क्लास यानी कि रिच क्लास को ओवरथ्रो करके खुद पावर में आ जाएंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स का बोलना था। बट यहां पर आते हैं लेनिन। लेनिन बोलते हैं कि देखो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेनिन सिंपली बोलते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी बनाओ। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी बनाओ और उस कम्युनिस्ट पार्टी को पावर में लेकर आओ। राइट, और इस कम्युनिस्ट पार्टी को ये रोल दो कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो लोग प्रॉपरली लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, और धीरे धीरे जब लोगों को वो वेलफेयर के बारे में समझ आ जाए तो इस पर्टिकुलर कम्युनिस्ट पार्टी को डिसॉल्व करके नॉर्मल सोशलिज्म ले आओ या फिर कम्युनिज्म ले आओ। राइट, ये चीजें बोली गई लेनिन के द्वारा। बट ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला कंसेप्ट है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का कंसेप्ट तो मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या है कि कुछ लोग पावर को पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लेंगे, और पावर कंसंट्रेट करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जो अभी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब एक फिर से एलिट क्लास बन जाएगा। तो कार्ल मार्क्स जो है वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के टोटली अगेंस्ट थे। बट उनके सक्सेसर लेनिन आते हैं। लेनिन बोलते हैं कि नहीं नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी सही है, और वो आगे जाकर एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी क्रिएट भी कर देते हैं। आप जानते हैं कि रशिया के अंदर अभी तक जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ही है। राइट, सो आई होप आप इस चीज के थ्रू समझ पा रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो कुछ भी बोला वो चीजें ठीक थी, वो चीजें गलत नहीं थी। उन्होंने अपने टाइम्स के हिसाब से हर चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट द पॉइंट इज, जो उनके सक्सेसर्स आए, जो भी उनके बाद स्कॉलर्स आते हैं, उन सब ने काइंड ऑफ इस चीज के अगेंस्ट बोला। उन्होंने बोला कि किस तरीके से कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो ठीक है बट मोनोकॉजल है। उन्होंने मतलब हर चीज को इकोनॉमी पे लाकर छोड़ देना वो भी तो सही नहीं है ना, और भी फैक्टर्स को तो समझो। राइट, और फैक्टर समझोगे तभी तो आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से, मल्टी डायमेंशनल वे में सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बात कर सकते हो, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ वर्क कर सकते हो। राइट, यही मीनिंग था पोस्ट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का, और यही पर्टिकुलर क्वेश्चन की मेन डिमांड थी। सो आई होप आप समझ पाए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अप्रोच करना था, किस तरीके से हमने अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में बात की, किस तरीके से हमने बताया कि सबसे पहले हमने ग्राम्सी के बारे में बताया, फिर हमने बर्नस्टाइन के बारे में बताया, फिर हमने लेनिन के बारे में बताया। वी टोल्ड कि किस तरीके से, जो सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले बताना है कि मार्क्स क्या सोचते थे उस चीज के बारे में। ठीक है, फिर मार्क्स के अगेंस्ट में वो जैसे ग्राम्सी है या फिर बर्नस्टाइन है या फिर लेनिन है, वो लोग क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। राइट, इन सब चीजों को आपको इस अप्रोच के फॉर्म में लिखना है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एंड कैसे करना है, देखो, जब आप कंक्लूजन करोगे वो भी इस तरीके से, जब आपने अलग अलग स्कॉलर्स को, बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स को बताया है, तो आप एक बार फिर से बताओ कि एग्जैक्टली आप बता क्या रहे थे। मतलब एक बार फिर से वो कॉमन फ्लो लेकर आओ। तो देखो, जैसे मैंने पहले मार्क्सिज्म के बारे में स्टार्ट किया था बताना,
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को आपको मैंने समझाया, राइट। आप ये सब चीजें सबसे पहले अपने आंसर के अंदर एक्सप्लेन करोगे। जब आप एक बार बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दोगे, बेस स्ट्रक्चर को बता दोगे, फिर आप बताओगे कि किस तरीके से बुर्जुआ क्लास को वो बेस स्ट्रक्चर के साथ करेक्ट करते हैं, कि जो बुर्जुआ क्लास है, कि जो एलिट क्लास है, वो किस तरीके से हर चीज के टॉप पे रहती है। फिर आप हैव्स एंड हैव नॉट का कंसेप्ट बताओगे और उसको फिर बुर्जुआ क्लास के साथ काइंड ऑफ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। फिर आप बताओगे कि जो स्टेट है, स्टेट के पास भी सारी की सारी पावर्स नहीं है, वो भी काइंड ऑफ बुर्जुआ क्लास यानी कि जो एलिट क्लास है उसके अंदर में आता है, राइट। जो आप ये सब बता दोगे तो आपने मार्क्सिस्ट का एक्सप्लेन कर दिया, राइट। मार्क्सिस्ट के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि ऑल्दो कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे कंसेप्ट दिए बट उनके जो सक्सेसर्स थे वो हर चीज को अग्री नहीं करते हैं, तो क्या बोलते हैं, मोनोकॉजल थ्योरी बोलते हैं इस चीज को, राइट। तो आप न्यू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के नेम बता सकते हो, फिर आप सबसे पहले ग्रामसी के बारे में बता सकते हो, फिर आप बर्नस्टाइन के बारे में बता सकते हो, फिर आप लेनिन के बारे में बता सकते हो। जब आपने ये सब चीजें बता दी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब अपने आंसर को एंड करोगे, कंक्लूड करोगे, तो आप फिर से बताइए कि जो मार्क्स का जो सोशलिस्ट साइंटिफिक सोशलिज्म का थ्योरी था, दैट वाज रेलिवेंट इन हिज ओन टाइम्स, दैट वाज रेलिवेंट, दैट इज टोटली ट्रू। बट जैसे जैसे मार्क्सिज्म आगे डेवलप हुआ, जैसे जैसे मार्क्सिज्म आगे बढ़ा, वैसे वैसे नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने इस चीज को और ज्यादा रिच बनाया, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं आपको कि इस पर्टिकुलर जो भी ये स्कूल ऑफ थॉट है, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो काफी ज्यादा रिच हो गया, मतलब काफी ज्यादा न्यू वेरिड थॉट्स आए हैं इसके अंदर। किस तरीके से मार्क्सिज्म जो है अभी प्रेजेंट टाइम के लिए और ज्यादा बेटर हो सकता है, ये चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, राइट। तो इन सब चीजों को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो प्रेजेंट डे है, क्या प्रेजेंट डे में मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट की कोई इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान से सोचिए, क्या हम अभी भी ये चीजें नहीं बोलते हैं कि जो वेल्दी क्लास है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्लास को कंट्रोल कर रही है, राइट। हम ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर, अगर आप यूएसए का एग्जांपल लेंगे तो यूएसए के अंदर क्या बोला जाता है कि जो रिच क्लास है वो कहीं ना कहीं राइट नाउ पॉलिटिकल क्लास को अभी राइट नाउ कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पावर में आए थे तब तो ये पूरी तरीके से विजिबल था कि जो मर्केंटाइल क्लास है या फिर जो बिजनेस क्लास है वो काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्लास को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए थे जो कि बिजनेसमैन के बेटरमेंट के लिए थे, उनके बेनिफिट्स के लिए थे। द पॉइंट इज, मार्क्स की वैल्यू तो आज भी पूरी तरीके से मतलब रेलिवेंट है। मार्क्स ने जो बोला था कि जो सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी है वो कहीं ना कहीं बेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो काइंड ऑफ अभी भी वेल्दी क्लास जो है वो टॉप पे तो रहते हैं, राइट। अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स वगैरह आपको लगातार न्यूज के अंदर सुनने को मिलेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस है और उनका और जो बिजनेसमैन है उनका एक नेक्सस देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें शो करता है कि मार्क्स की जो रेलिवेंस है वो अभी के टाइम में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ ही साथ मार्क्स ने क्या बोला था कि इस पर्टिकुलर चीज को हटाने के लिए एक रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन करोगे तो ओवरथ्रो करोगे, राइट। तो ओवरथ्रो की बात अगर आप करो तो क्या अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। ध्यान से सोचो तो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट, ठीक है। थाईलैंड के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, बोलिविया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट। ये सब प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, इन्हीं सब जो बेस क्लास है यानी कि जो बुर्जुआ क्लास है उनको ओवरथ्रो करने के लिए काइंड ऑफ। श्रीलंका के अंदर आप जानते हैं जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उसके बाद क्या किया गया था, सबसे पहले जो उसकी एलिट क्लास थी उसको हटाया गया था, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आपको अपने आंसर को कुछ इस तरीके से एंड करना है, आपको बताना है कि एज टू हाउ मार्क्सिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है, स्पेशली मार्क्सिज्म का जो बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का जो मॉडल है वो आज भी काफी हद तक रेलिवेंट है, वो आज भी काफी हद तक फॉलो किया जाता है। ऑल्दो उसको डायरेक्टली कोई कहता नहीं है, ऑल्दो डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, बट फॉलो वो आज तक किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो लिबरलिज्म हमने समझा, साथ ही साथ जो मार्क्सिज्म हमने समझा, दोनों चीजों को प्रॉपर्ली समझ चुके हैं। दोनों के इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, क्या क्या उनके स्टेटमेंट्स थे, और दोनों ही मोर इंपॉर्टेंटली दोनों ही आंसर्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। आई होप आपको ये दोनों चीजें प्रॉपर्ली पता चल गई। आई होप दिस वीडियो वॉज समवट बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।